प्रिया और रोहन शहर की भाग दौड़ भरी जिंदगी से थक कर रामपुर गांव में स्थित अपने पुश्तैनी घर शून्य हवेली में रहने आए थे। ये हवेली दशकों से वीरान पड़ी थी, जिसके बारे में गांव वाले फुसफुसाते थे। उन्हें लगा था कि ये जगह उन्हें सुकून और एक नई शुरुआत देगी, लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ एक भयानक अतीत उनका इंतज़ार कर रहा था, जो धीरे धीरे एक जिंदगी को दुख में बदलने वाला था। शुरुआती दिन शांत थे, पर जल्द ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में उन्हें सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति लगातार घूम रही हो। दरवाजे अपने आप खुलते बंद होते, जबकि हवा का एक भी झोंका अंदर नहीं आता था। उन्होंने इन आवाज़ों को पुराने घर की मामूली आवाज़ें मानकर अनदेखा करने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर करती जा रही थी। धीरे धीरे ये घटनाएं और ज़्यादा डरावनी होने लगी। रसोई में रखे बर्तन खुद ब खुद खिसक जाते हैं, किताबों की अलमारी से किताबें ज़मीन पर गिर जाती। प्रिया ने अक्सर रसोई में अकेले होने पर किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, पर वो जब मुड़कर देखती तो वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन उसकी चाबियाँ पलंग के पास से गायब हो गई और घंटों के बाद वो एक बंद दराज में मिली। एक रात प्रिया की नींद अचानक खुली। उसने देखा कि रोहन बिस्तर पर सीधा बैठा था। उसकी आंखें खुली थी, पर वो कहीं शून्य में देख रहा था। उसके मुंह से अजीब अनजानी भाषा में कुछ शब्द निकल रहे थे, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से बात कर रहा हो। प्रिया ने उसे हिलाकर जगाया तो वो चौंक कर उठा। उसे रात की कोई बात याद नहीं थी। इस घटना ने प्रिया के दिल में गहरा डर बिठा दिया और उसकी रातों की नींद हराम कर दी। अब हवेली में हर जगह काली परछाइयाँ दिखने लगी थी, जो पलक झपकते ही गायब हो जाती थी। प्रिया ने अपनी बाहें पर गहरे खून के निशान देखे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो, जबकि उसे याद नहीं कि उसे ये चोट कब लगी। घर के कुछ कमरों में अचानक तापमान इतना गिर जाता कि हड्डियां कांप उठती, जैसे बर्फीली हवा अंदर घुस आई हो। ये सब उन्हें स्वाभाविक रूप से और मानसिक रूप से थका दे रहे थे और उनकी हिम्मत तोड़ रहे थे। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्होंने रामपुर छोड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी कार निकाली, लेकिन जैसे ही वो गांव से बाहर निकलने वाले रास्ते पर पहुंचे, गाड़ी का इंजन अचानक बंद पड़ गया। कई कोशिशों के बाद भी वो स्टार्ट नहीं हुई। फिर उन्होंने देखा कि गांव के मेन रास्ते पर एक बड़ा पेड़ गिरा था, जिससे उनका बाहर निकलना असंभव हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हवेली में ही कैद रखना चाहती हो। अपनी निराशा के बीच उन्होंने हवेली के एक पुराने हिस्से की तलाशी ली। एक टूटा फूटा अलमारी के पीछे उन्हें एक छिपा हुआ दरवाज़ा मिला, जो एक अंधेरी धूल भरी तहखाने की ओर जाता था। तहखाने में अजीबोगरीब चिन्हों और प्रतीकों वाली पुरानी किताबें बिखरे थे। साथ ही कुछ सूखे फूल और जली हुई मोमबत्तियां भी पड़ी थी। वहाँ की हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई गंध थी, जिससे रूह कांप उठती थी। तहखाने में उन्होंने एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखी बातें डरावनी थी
हवेली के पिछले मालिक एक परिवार ने काले जादू और आत्माओं को बुलाने के अनुष्ठानों में खुद को उलझा लिया। डायरी में उस परिवार के सदस्यों के अचानक दर्दनाक मौत का जिक्र था, जिसमें एक छोटी बच्ची भी शामिल थे, जिसकी आत्मा हवेली में कैद होकर रह गई। उनका अंत इतना भयानक था कि पूरे गांव में डर फैल गया था। उस रात हवेली का माहौल पहले से कई ज्यादा डरावना था। हवा में एक भारीपन था और चारों ओर फुसफुसाहटें और बर्तनों के गिरने की आवाज़ें स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। जैसे ही वो सोने लगे, प्रिया ने महसूस किया कि कोई अदृश्य हाथ उसके पैरों को कसकर पकड़ रहा है। रोहन ने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक काली आकृति बन रही है, जो धीरे धीरे एक महिला के डरावने साए का आकार ले रहे थे। काली आकृति ने अचानक चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फट सकते थे। उसकी आंखें लाल थी और वो सीधे रोहन की ओर बढ़ी। रोहन ने पूरी ताकत से उसे दूर धकेलने की कोशिश की, पर वो आकृति उसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। प्रिया ने डायरी में लिखी एक पुरानी प्रार्थना को याद किया और उसे डर से कांपते हुए जोर जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। प्रार्थना का असर होता दिख रहा था। आकृति थोड़ी देर के लिए पीछे हटी, लेकिन फिर और ज्यादा गुस्सा होकर वापस आ गई। उसने कमरे में रखी हर चीज को तोड़ना मरोड़ना शुरू कर दिया। प्रिया ने रोहन को पकड़ा और वो दोनों तहखाने में मिली एक छोटी ताबीज को हाथ में लेकर प्रार्थना करते रहे। आखिरकार एक जोर की चीख के साथ आकृति धुएं में बदल गई और अंधेरे में कहीं विलीन हो गई, लेकिन उसकी भयानक उपस्थिति अभी भी महसूस हो रहे थे। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरण हवेली पर पड़ी, उन्हें भागने का एक नया रास्ता मिल गया। गिरा हुआ पेड़ अपने आप हट गया था और कार बिना किसी दिक्कत के स्टार्ट हो गई। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उस डरावनी जगह से दूर चले गए। हवेली का अभिशाप उनके पीछे रह गया था, लेकिन उस भयानक रात की यादें उनके दिमाग में हमेशा के लिए कैद हो गई, जो उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी। आज भी शून्य हवेली रामपुर के गांव में एक वीरान खंडर के रूप में खड़ी है। कोई भी गांव वाला उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। हवा में अब भी एक अजीब खामोशी है, जो किसी अनकही कहानी को समेटे हुए है। प्रिया और रोहन ने उस हवेली को कभी बेचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि उसका अभिशाप किसी और को अपनी चपेट में ले सकता है। वो जगह एक भयानक चेतावनी है, जो बताती है कि कुछ रहस्य कभी नहीं खुलने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। वो कोई गर्मियों की रात रही होगी। शहर के एक प्रतिष्ठित MBA कॉलेज के बॉयज हॉस्टल के छत पर 4 दोस्त बैठे हुए थे और हाथ में एक बोतल थी। उनके हाव भाव से लग रहा था कि शायद उस बोतल में शराब थी। भाई बस ये 2 दिन और बीत जाए, प्लेसमेंट भी सही से हो जाए, तब तो सब सेट है। सब अपनी अपनी जॉब में बिजी हो जाएंगे। सबको ऐसे हॉस्टल पे छत पर बैठना, दुनिया भर की बातें करना, जूनियर्स की रैगिंग लेना, ये सब बहुत याद आने वाला है। रजनीश ने विनोद को देखते हुए कहा, हाँ भाई, जब जिंदगी भी पूरी तरह से निर्धारित हो जाती है, तब ये कॉलेज लाइफ बहुत याद आती है यार।
देवेश ने विनोद और रजनीश के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा। मगर सालों, क्या हम सभी उस घटना को कभी भूल पाएंगे जो उस दिन हुआ था? रजत ने कहीं शून्य में देखते हुए कहा। साले मनहूस, तेरा हर वक्त ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? कभी तो उस बात को भूल जाया कर और हमें भी भूल जाने दिया कर। विनोद ने रजत को घूरते हुए कहा। वो बात हमारी जिंदगी का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम चाहकर भी नहीं बदल सकते। रजत ने कहा। अंधेरी रात में जब चांद भी बादलों के पीछे कहीं दुबका पड़ा था, उस 2 मंजिला भव्य हॉस्टल के सामने वाली सड़क से लगी रोड लाइट ही थे जो अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। मगर अचानक वो भी ऑन ऑफ होने लगी और पास से घर घर की आवाजें आने लगी। चलो भाई, मौसम खराब हो रहा है, चलो नीचे चलते हैं। इस रजत की बातें सुनने से बेहतर है कि हम सब अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो ही जाएं। देवेश ने कहा। इसके बाद वो चारों छत पर रखी बड़ी सी पानी की टंकी के दाईं ओर लगी लोहे की सीढ़ी से नीचे उतर गए। सब कुछ शांत हो गया था, मगर काले आसमान में बिजली चमक उठी और पानी की टंकी की ओट में एक बड़ा सा काला साया खड़ा नजर आया, जिसकी एक जोड़ी बिल्लौरी आंखें चमक रहे थे और अगले ही पल वो गायब था। रात के 2 बज रहे थे। दूसरी मंजिल के बड़े से गलियारे के दोनों ओर 6-6 कमरे थे और उस गलियारे से ही निकलता हुआ गलियारा बाईं ओर मुड़ गया था, जहां फिर दोनों ओर 6-6 कमरे थे। पहले वाले गलियारे के अंत में एक बड़ी सी वॉल क्लॉक लगी हुई थी और उसके बाईं ओर बाथरूम और दाईं ओर स्टोर रूम था। वॉल क्लॉक से आगे बढ़ते हुए देवेश और रजनीश का कमरा दूसरे नंबर का था। वो उसके सामने वाला कमरा विनोद का था। गलियारे में लगा छोटा सा पीला बल्ब केवल एक इशारा कर रहा था कि यहाँ जिंदा लोग हैं, अन्यथा वहां शमशान से भी ज्यादा खामोशी पसरी थी। रजनीश और देवेश अपने कमरे में अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। उनके बगल वाले कमरे में रजत और विनोद घोड़े बेचकर सोए हुए थे। पूरे हॉस्टल में खामोशी पसरी हुई थी। रोड लाइट के ऑन ऑफ होने की तरह अब गलियारे में लगा बल्ब भी जल बुझ होने लगा था। पूरे हॉस्टल में किसी लड़के के फफक फफक कर रोने की आवाजें गूंजने लगी। रजनीश की आंखें खुली और नींद में ही एक फत्ती सी गाली देता हुआ वो बोला, कौन है यार, लड़कियों की तरह रोए जा रहा है रात के समय। और वो नींद में ही चलता हुआ बाहर गलियारे में पहुंचा, मगर वहां कोई नहीं था। हाँ, बल्ब जरूर अब भी जल बुझ रहा था। रजनीश ने पूरी दूसरी मंजिल छान मारी, मगर कहीं कोई नहीं मिला। थक कर वो वापस अपने कमरे में सोने के लिए जा ही रहा था कि तभी रोने की आवाज और तेज हो गई। इस बार ध्यान से सुनने पर रजनीश को वो आवाज बाथरूम से आती हुई महसूस हुई। कौन रो रहा है यार लड़कियों की तरह? उसने बाथरूम में झांक कर देखा तो कोई भी नजर नहीं आया, मगर अब गलियारे में लगे उस पीले बल्ब के साथ साथ बाथरूम की लाइट्स भी जलने बुझने लगी थी। रोने की आवाज अब पूरी तरह से बंद हो गए थे। इस बार वो थोड़ा सकपका गया, मगर डरा नहीं। उसने सोचा कि जब यहाँ आ ही गया हूँ तो हल्का होकर ही चलता हूँ, और वो अपना काम निपटाने लगा। उसे लगा कि कोई है जो उसकी पीठ को घूरे जा रहा है, और अचानक ही उसने अपना सिर झटका, मानो अपने दिमाग में आने वाले विचारों को झटक रहा हो, और सामने लगे शीशे को देखने लगा।
पर सामने देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी लहर दौड़ गई। शीशे में उसे वही काला साया नजर आया जिसके सिर्फ आंखें चमक रहे थे, बिल्ली जैसी डरावनी आंखें। वो आंखें धीरे धीरे रजनीश के करीब आ रहे थे और करीब आती गई। कौन? रजनीश उन आंखों को पहचान चुका था, मगर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही साया है। पहचान तो तू गया ही है, अब देर मत कर, चल मेरे साथ। उस काले साए ने आवाज में एक अलग ही लचक के साथ कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और तू लौट कैसे आया साले? कहता हुआ रजनीश उस साए को मारने के लिए पलटा ही था, मगर उसने रजनीश को दूर धक्का दे दिया और अपने बाईं ओर लगे वॉश बेसिन को उखाड़कर उसके सिर पर फेंक दिया। खून का एक फव्वारा निकला और अगले ही पल सब शांत। वो साया गायब हो चुका था। अगली सुबह तक पुलिस, वार्डन और हॉस्टल के लड़के उस बाथरूम में खड़े हुए थे। रजनीश की लाश को पहचानना मुश्किल हो चुका था। इधर देवेश, विनोद और रजत का चेहरा पीला पड़ चुका था। आखिर उनका दोस्त अब उनके बीच नहीं था और जिस बेरहमी से उसका खून किया गया था उसे देखकर तो कोई भी डर जाता। उन तीनों का वो दिन जितनी मुश्किल से बीता था, रात उससे भी ज्यादा मुश्किल से बीतने वाली थी। रात हो गई थी। तीनों ने बामुश्किल खाना खाया और अपने कमरे में सोने चले गए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि जिस रजनीश के साथ बैठकर वो बीती रात अपनी आगामी भविष्य की योजना बना रहे थे, वही रात रजनीश की आखिरी रात थी। विनोद और रजत तो अपने कमरे में साथ थे, जैसे तैसे उनका समय कट रहा था, मगर देवेश वो अपने कमरे में अकेला था। उसे रह रहकर रजनीश की डरावनी लाश उसके आंखों के सामने याद आ रहे थे। जैसे तैसे आंखें मूंदकर वो सोने की कोशिश करने लगा। रात के किसी पहर उसकी नींद दरवाजे पर हुई दस्तक के कारण खुल गई। देवेश, उस आगंतुक ने बाहर से आवाज दी। वो आवाज तो विनोद की थी, मगर उसमें जो लचक थी उससे देवेश अनजान नहीं था। विनोद? देवेश ने घबराते हुए पूछा। दरवाजा खोल। वो आवाज अब अपनी लचक खोकर भयानक और डरावनी हो गई थी। देवेश की कमरे की लाइट भी बंद हो चुकी थी। अब उसे समझ आ गया था कि उसके कमरे के बाहर वो कौन था। दरवाजा खोल। वो भयानक आवाज फिर गूंजी। अब देवेश डर से चिल्लाने लगा था, इधर उधर भागने लगा था। भड़ाक की आवाज हुई और दरवाजा टूटकर जमीन पर गिर चुका था। तू? देवेश की आवाज में डर झलक रहा था। हाँ, मैं। क्या गलती थी मेरी? तुम लोगों ने मुझे किस गलती के लिए इतना जलील किया था? जीते जी तो मुझ में ताकत नहीं थी तुम लोगों को जवाब देने की, मगर अब मरने के बाद मुझ में भी ताकत है और शक्ति भी। अब मैं बदला लूंगा, उस साए ने कहा, जिसे अभी अभी देवेश ने जय कहकर संबोधित किया था। वो एक झटके में ही देवेश के सामने आ खड़ा हुआ और देवेश डर से कांपने लगा। मुझे छोड़ दे जाए, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया था। जाने दे भाई, प्लीज प्लीज। देवेश घिघियाता हुआ बोला। जय के सामने हाथ जोड़कर वो खड़ा था। कभी मैं भी ऐसे ही बोला करता था, तुमने छोड़ा था मुझे, जय ने गुस्से में कहा। वो अब भी एक साए के ही रूप में था
उस घुप अंधेरे में सिर्फ उसकी बिल्लौरी आंखें ही चमक रहे थे। मुझे मुझे छोड़ दे। देवेश का वाक्य पूरा होने से पहले ही एक गुलाबी रंग का दुपट्टा हवा में उड़ता हुआ आया और उसका एक सिरा देवेश के गले के चारों ओर गोल गोल लिपटता गया और दूसरा सिरा पंखे से जाकर बंध गया। देवेश हवा में झूल गया। उसकी जीभ बाहर लटकी हुई थी और गर्दन एक ओर मुड़ी हुई थी। जय जा चुका था अपना एक और बदला लेकर। दरवाज़ा वापस अपनी जगह लग गया था, बिल्कुल पहले की तरह। अगली सुबह जब देवेश बहुत देर तक भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो रजत और विनोद ने वार्डन को बुला लिया और इसके बाद जब देवेश के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया तो सब सुन्न रह गए। देवेश की लाश पंखे से लटकी हुई थी और उसमें सफ़ेद रंग के कीड़े रेंग रहे थे। पूरी लाश सड़ चुकी थी, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। देवेश तो कल रात ही मरा था, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी उसकी लाश कैसे सड़ सकती है? रजत और विनोद अब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। शायद उन्हें भी अब अंदाजा हो चुका था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी, जिसकी सज़ा उनके दो दोस्तों को मिल चुकी है और शायद अब इन दोनों को भी मिलने वाली थी। रजत और विनोद वहीं पास ही में खड़े पुलिस अफसर के पास गए और उन्हें अकेले में बात करने के लिए राज़ी कर लिया, जिसके बाद उन्होंने उस अफसर को पूरी बात बता दी। दरअसल रजत, विनोद, देवेश और रजनीश ये चारों दोस्त एक जूनियर जयंत उसकी रैगिंग लिया करते थे। बहुत ही बुरी तरह से उसे जलील किया करते थे। एक दिन वो लोग हॉस्टल की छत पर जयंत को ले गए और उसे पूरी तरह से जलील करने लगे। जयंत हॉस्टल के छत पर किनारे पर बैठा हुआ था और गलती से इन लोगों का झटका जयंत को लगा और जयंत छत से धड़ाम से नीचे जा गिरा। गिरते ही उसकी मौत हो चुकी थी। चारों दोस्तों ने वहाँ से निकलना ही सही समझा और वो लोग वहाँ से निकलकर अपने अपने कमरे में आ गए। इस घटना को हॉस्टल की तरफ से आत्महत्या करार दिया गया। तब भी उन चारों दोस्तों ने किसी को कुछ नहीं कहा और ये राज हमेशा के लिए अपने में ही रखा और शायद इसीलिए उन लोगों को उनकी सज़ा मिली। बाकी अब बचे दो दोस्त, उन्हें पुलिस कस्टडी में ले लिया गया और फिर उन्हें कुछ नहीं हुआ।